वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश करेंगी और ये मोदी सरकार का तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा। ऐसे में जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो आम लोग हो, महिलाएं, यूथ, सभी की एक्सपेक्टेशन सरकार से हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार की इस बार बजट से। और हमारे पास हैंडीक्राफ्ट सेक्टर और एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत करने के लिए है राजकुमार मल्होत्रा जी। उनसे बात करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की और एक्सपोर्ट सेक्टर की क्या डिमांड्स हैं इस बार बजट से। नमस्कार सर, आपका हमारे शो पे मनी कंट्रोल हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बजट को लेकर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की क्या डिमांड्स हैं। ऐसा है कि बजट आने वाला है। जी। सबसे पहले तो मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार ने शुरू से ही, चाहे हमारे कॉमर्स मंत्री और माननीय श्री पीयूष गोयल जी हैं, अब नए हमारे टेक्सटाइल मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी हैं, इन्होंने जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके हमारी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। जी। पर इंडस्ट्री के लिए वो कहते हैं आप सब्सिडी की डिमांड तो नहीं करो, सरकार से मांगो कुछ नहीं, हम्म। आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो। तो वो इंडस्ट्री को अच्छा भी लग रहा है पर अच्छा नहीं भी लग रहा, क्योंकि एक किस्म से इतने सालों से सरकार ने हमेशा ही एक्सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं, नहीं हर जगह ही इंसेंटिव और सब्सिडीज दी हैं, पर जी। उसका दिन ब दिन ये कुछ कमियां आ रही हैं। तो ये कहा जाए कि सेक्टर के लिए अच्छा है या बुरा है, ये तो टाइम बताएगा। पर मैं सरकार को अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने और सारे ही कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों मंत्री हमारे जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए। मैं उनको हमेशा इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। अब दूसरा, आप कह रहे बजट के अंदर क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जी। पिछले साल वाली भी हमारी अभी ऐसे ही डिमांड काफी खड़ी हुई हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी डिमांड आती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, कि इजी एक्सेस होना चाहिए क्रेडिट के ऊपर। जब कोई ऑर्डर आता है एक्सपोर्टर को, उसके लिए फंड्स चाहिए। छोटे जी। हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की बात करें, आज अभी मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूं, जो सारी फेड काउंसिल के ऊपर उनकी मदर बॉडी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अलावा हर एक्सपोर्टर को, चाहे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करता है, हम्म। फंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस बिजनेस। उसका हम्म। इजी एक्सेस हम्म। और रीजनेबल इंटरेस्ट पे, क्योंकि हम्म। बाहर जो इंटरनेशनल रेट है वो इंडिया के रेट से बहुत कम है। हम्म। उसकी वजह से कई बार हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन में हमारे रेट ज्यादा हो जाते हैं। जी। दूसरी बात, वर्ल्ड वाइड टैक्स के बेनिफिट सब जगह हैं। हम्म। इंडिया में हम सोचते हैं कि जीएसटी के एग्जाम्पशन एक्सपोर्टर्स को है, पर वो इतना, आपको कहते हैं कि इतनी टेक्निकली और कमरसम है कि आदमी उसके फंड्स अटके रहते हैं। जीएसटी इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव जो हमारे सरकार ने शुरू करा। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट का सिस्टम। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो जितना फंड है जीएसटी में ब्लॉक रहता है, जो रिइंबर्समेंट में हमारे को ऑन टाइम मिलना चाहिए। हम्म। तीसरा, एक रोड टैप की स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने दे रखी है, जिसके अंदर जो हमारे को टैक्स बेनिफिट हैं रिवर्स होते हैं, पर उसके रेट इतने कम हैं कि हम लोग इस बारे में सोचते हैं कि भी इसको लें कि ना लें। कहीं 0.5% है, कहीं 1% है, कहीं 2% है। उसके ऊपर इतना आदमी का जो स्टाफ और वर्कर, उसके ऊपर जो काम करने का खर्चा आ जाता है, तो कई बार हम उस पर नहीं जाते। तो हमारी डिमांड पहले भी यही थी। एक हमारी हमेशा डिमांड रही है एक्सपोर्ट के लिए कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, पहले 3% था, अब हमारे को उसके चाहते हैं कि कम से कम 5% के, उसके लिए पिछले साल की भी डिमांड थी, अभी भी हमारी वही डिमांड चले आ रही है। जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। नहीं सर, आप इंटर सबवेंशन की बात कर रहे थे, हम उसी को बात करते हैं, लेकिन हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की भी बात करें तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स की क्या डिमांड है बजट में।
हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में अगर कहा जाए तो हमारी पहली डिमांड थी मार्केटिंग सपोर्ट, कि अगर कहीं भी हम ट्रेड फेयर के लिए जाएं, पहले भी उसके अंदर उसके ग्रांट मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी, डिस्काउंट मिलते थे। अब सरकार देती है पर उसके अंदर उनके जो फंड्स हैं काफी कम कर दिए गए हैं उसके अंदर। उनका जो हम हर जगह जाते हैं तो कई बार उस फंड में काउंसिल को उतना पैसा नहीं मिल रहा होता जितनी रिक्वायरमेंट होती है। एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें शिपिंग में काफी पीछे प्रॉब्लम्स आई थी, उसके अंदर भी हमारे को सरकार से हर बार कहते हैं कि इसके अंदर आप पोर्ट के ऊपर और कुछ कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे को बॉटलनेक्स हैं, उसको दूर किया जाए। स्किल डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्किल डेवलपमेंट में हम लोगों को ये इशू आ रहे हैं, जो कारीगर हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनके आगे बच्चे काम करना नहीं चाहते। वो उस कारीगर के जो बच्चे हैं आगे कहते हैं कि हम यहाँ किसी कंप्यूटर पे काम करें, कहीं जॉब करें, पर उसके करके वैसे सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाई है पीछे, और काफी अच्छा काम हुआ है, काफी उसके अंदर नए ऐड हुए हैं और उनको इवन सिखाया भी जा रहा है। सरकार का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, पर इसके ऊपर और फंड्स को डालने की जरूरत है सरकार की तरफ से, ये हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर की। और एक हमारे अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सरकार को चाहिए कि और बेनिफिट दे, खासकर छोटे एक्सपोर्टर को जीएसटी के लिए क्या क्या वो बेनिफिट दे सकते हैं, टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि छोटे एक्सपोर्टर हैं, उनके पास में इतना पेपर वर्क करने के लिए स्टाफ नहीं होता, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। कम से कम छोटा एक्सपोर्टर एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर कि भी इस अमाउंट वाले एक्सपोर्टर को हम इस तरीके के टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। तो एक हमारा शुरू से डिमांड रही है, पिछली बार भी शायद इसी आपके थ्रू हमने सरकार तक वो बात पहुंचाई थी, कि एम्बेलिशमेंट, कि हमारे को इंपोर्ट में कई ऐसे प्रोडक्ट जो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी वैल्यू ऐड करने के लिए। मैंने पिछली बार भी ये एग्जांपल दिया था, अगर लैंप है तो लैंप की तार, उसकी जो वायर है इलेक्ट्रिकल, वो हमारे को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनकी अपनी एक वोल्टेज का अलग सिस्टम, उनके 110 है या 220 है। तो उसके अगर सरकार ने उसको प्रोविजन दिया है कि आप उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस लें, तो आपको टैक्स इंपोर्टिटी नहीं लगेगी। पर वो इतना कंपरसम है कि आप पहले इंपोर्ट लाइसेंस के लिए जाएं, और नेचुरली कोई भी काम के लिए समय लगेगा, तब तक आपका ऑर्डर, और अगर छोटा ऑर्डर है, मान लो 500 पीस है, तो 500 पीस वायर के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो पिछली बार हमने डिमांड में रखी थी। और एक जो एमएसएमई के लिए 43B का एक्ट है, जिसके अंदर एक सर्टेन पीरियड के अंदर एमएसएमई को पेमेंट करनी है, उस जबकि हमारे को पेमेंट लेने में बायर से 180 डेज की रिलैक्सेशन है, कि विद इन 6 मंथ आपको पेमेंट बाहर से रिलीज करवानी है। अच्छा। अगर हम यहाँ एमएसएमई में पेमेंट उसको 45 डेज में करें और हमें पेमेंट 180 डेज में आए, तो आपस में फाइनेंशियली आप समझ सकते हैं कितना गैप है, तो कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी और बैंक को कितना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार को काफी बार रिक्वेस्ट करी गई है, और हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मंत्री जी ने इसके ऊपर कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जहां तक मेरी नॉलेज में है कि इस बजट में कुछ ना कुछ हमारे को ये बहुत बड़ा एक हम इंडस्ट्री का, नॉट ओनली फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, फॉर ऑल द इंडस्ट्री, दिस इज द मेजर रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट आपकी तरफ से, कि हमारे को इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूंगी जो अभी हमारी बातचीत हुई। तो जीएसटी को लेकर आपने इशू की बात की है कि जीएसटी रेट्स, क्या ऐसा है कि मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी रेट सरकार को कम करने की जरूरत है, जिसका फायदा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिले, एक्सपोर्ट सेक्टर को मिले? क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ सरकार को ऐसा सिस्टम, सरकार सब कुछ कर सकती है जी। एक बिजनेसमैन के लिए सरकार का एक वो एंजल के समान है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। एक्सपोर्टर के लिए, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, सरकार को ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि ना आप जीएसटी पे करें, ना आपको रिम्बर्समेंट के लिए जाना पड़े। इनिशियली ही जीएसटी होना ही नहीं चाहिए जब एक्सपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट
आप करें, उसका टैक्स जमा कराएं, फिर उसकी उसके आप उसका क्लेम करें। तो हम्म काफी इसके अंदर आप कह सकते हैं कि लेबर, ह्यूमन टाइम और पेपर वर्क इन्वॉल्व है। और हम्म। हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है कि आप जीएसटी के ऊपर एक बार, इट्स अच्छा अटेम्प्ट है, पर अभी जीएसटी के लिए लोगों के बहुत पैसे फंसे हुए हैं, बहुत टाइम लगता है उसको निकालने में। सिस्टमेटिक आते हैं, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर फंड्स उधर इंटरेस्ट दें, ये फंड्स की प्रॉब्लम है हमारे को। और जीएसटी को फौरन उसी वक्त एक्सपोर्टर को उसका वापसी मिल जाना चाहिए। सर जैसे आपने पोर्ट्स की भी बात करी, मतलब कि पोर्ट्स पे कुछ कुछ दिक्कतें आपको आती हैं ड्यूरिंग एक्सपोर्ट। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतें आती हैं आपको, और क्या आप सरकार से चाहते हैं कि इसको सोल्यूशन मतलब दिया जाए या उन चीजों को ठीक किया जाए। लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि हमारे पास में एक सर्टेन पीरियड में इतने इंडस्ट्री के पास ऑर्डर्स होते हैं कि कंटेनर की शॉर्टेज हुई। हम्म। और एक बार तो इतनी कंटेनर की शॉर्टेज हुई थी कि लोगों की शिपमेंट समय पर नहीं पहुंच पाई, सीजन निकल गए, क्रिसमस का सीजन निकल गया, लोगों का माल पोर्ट पे पड़े रहे। हमारी, जहां तक मेरी नॉलेज में है, अपनी कोई शिपिंग कंपनी है नहीं। हम हम्म। दूसरे कंट्रीज की शिपिंग कंपनी पे डिपेंड करते हैं, जी। और वो समय अनुसार डिमांड को जब बढ़ जाती है तो अपने रेट इतने बढ़ा देते हैं कि हम्म हम लोग उतना अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि हम इनिशियली जो रेट ले चुके होते हैं एक एवरेज लगा के कि हमारे ऊपर शिपिंग कॉस्ट इतनी आएगी। जी। पर उस टाइम पे वो इतनी 3 टाइम 4 टाइम चार्ज कर लेते हैं कि नॉट ओनली प्रॉफिट, उसका अपने पॉकेट से भी उसके अंदर उसको डालना पड़ता है। तो ये हम्म बहुत बड़ी बात है, और सरकार को इसके ऊपर, हमारी फेडरेशन ने, हमारी काउंसिल ने इसके ऊपर काफी कुछ, इसके ऊपर उनके बातचीत चल रही है। और मैं समझता हूं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएंगे। और साथ में थोड़ा, जहां तक मैं, मेरे को उसमें समझ में आ रहा है कि चाइना से इंपोर्ट कम होने की वजह से वहां का कंटेनर अब वापसी नहीं आता। आगे वहां चाइना से काफी इंपोर्ट हमारा था, उस हम्म जहां तक कम हुआ है, तो अब हम्म कंटेनर वापसी नहीं आते। उस वजह से उन्हीं कंटेनर में माल लोड होके जाना है। तो कंटेनर की शॉर्टेज स्वाभाविक है। जब सीजन का टाइम होगा, जब लोग सारे इंडस्ट्री के माल जा रहे होंगे, आगे कंटेनर नहीं मिलेगा, तो फिर बैकलॉग बढ़ना शुरू हो जाता है, और बैकलॉग से फिर शिपिंग कंपनी रेट बढ़ाना शुरू कर देती है। कई बार तो जानबूझ के ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि वो शिपिंग कंपनी एक बिजनेस मैन की तरह की, इसका शॉर्टेज है तो मैं और रेट बढ़ा के इनसे चार्ज करूं, क्योंकि एक्सपोर्टर का तो ऑप्शन नहीं होती उनकी बात मानने के अलावा। तो इसके लिए सरकार के साथ फेडरेशन भी, काउंसिल बात कर रही है, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इसका इस बजट में हल निकाला जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, आपके ही जवाब से मेरे मन में सवाल आया कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चाइना अभी भी मतलब बड़ा कंपटीशन, हैंडीक्राफ्ट की बात करें सर, तो अभी भी क्या एक बड़ा कंपटीशन मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में चाइना से। दूसरी चीज ये कि सरकार को इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो कि इतना पुराना है, इतने और हम हमारी अपनी एक यूनिकनेस है, तो वो उसकी हिस्सेदारी और बेहतर हो इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। अगर आप चाइना की बात कर रहे हैं और इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अधिकतर चाइना हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। वो 90% मशीन मेड आइटम होती है, जी। और उसके अंदर 10% हाथ का काम समझ सकते हैं। और इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट है वो 90% हैंडमेड होता है, और हम्म, 10% उसके ऊपर प्लेटिंग या उसके ऊपर जो काम होता है फिनिशिंग का, वो मशीन से होता है। जी। पर आप जैसे मशीन एम्ब्रॉयडरी समझें और हैंड एम्ब्रॉयडरी, आपको मालूम है कितना उसमें फर्क होता है और कितनी उसकी वो वैल्यू होती है। हम्म चाइना में हैंडीक्राफ्ट के लिए इंडिया से कंपटीशन वो नहीं कर सकता वैल्यू वाइज, क्योंकि उनका सिस्टम है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बना के हम्म, उसको अपने आप फाइनल करके उसकी प्रोडक्शन बना देनी है, अच्छा उसको ओके। बना के रख देना है। हम्म और इंडियन सिस्टम में हैंडीक्राफ्ट का ऑर्डर लेने के बाद में हम उसको बनवाना या बनाना शुरू करते हैं, तो हम्म। इसमें मिनिमम 60 to 90 डेज लगते हैं। जी। एक थिंग, चाहे हमें कोई 500 पीसीज का कहे या 1000 या 5000,
हम बनाते हैं हम्म, वहां, और आप उनके हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, उसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट में एक आप एडिशनल, आप समझो प्रॉपर्टी है या क्वालिटी है या बाहर के लिए बेनिफिट। जी, चाइना में उनको वो नहीं मिलता। हम्म, चाइना में उन्होंने बोला कि 10 आइटम है हमारे पास में, ये कलर है, ये साइज है, ये ही आपको लेना पड़ेगा, इट इज रेडी इन स्टॉक। तो अब ये जो बड़े बायर हैं उनको चाइना इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि उनको सस्ता मिलता है, हम्म, रेडी मिलता है, शिपिंग में सिर्फ उनको टाइम नहीं लगता। यहाँ हम 30 to 90 डेज प्रोडक्शन में लेते हैं। तो हम्म, हमारा एक अपना बायर का एक, वो कहते हैं कि एक क्लस्टर बन गया है, उनका अपना बायर सिस्टम बन गया है। तो कंपटीशन वाली बात नहीं हो सकती। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट लेता है उसको हम्म, पता है मैं एक्चुअल में हाथ से बना हुआ काम ले रहा हूं। वो चाइना से जो ले रहा है वो प्रोडक्ट ले रहा है, पर हैंडीक्राफ्ट के नाम से प्रोडक्ट खरीद रहा है। जी, जी। और सर, मेरा यही सवाल था कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़े या और हमारा जो कहते हैं मार्केट शेयर बढ़े, उसके लिए सरकार को बजट में क्या अनाउंसमेंट करने की जरूरत है जिससे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को एक्सपैंड होने में बड़ा बढ़ने में मदद मिले। इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बात करी जाए या बाकी एक्सपोर्ट की बात करी जाए, वही 5-6 हमारे पास पॉइंट हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है, हम्म, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम्म, हमारे यहाँ सरकार की हेल्प बहुत है इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगभग 7 मिलियन 70 लाख लोग कारीगर उनके परिवार पलते हैं। जी, और सरकार हमेशा कोशिश करती है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को या हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर को या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को आगे करके उनको हेल्प करी जाए। उन्होंने हमेशा करी भी है। हम्म, पर अभी तक जो जो चीजें हमने सरकार से कही उसके अंदर यही चीज है कि हमारे को इंटरेस्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट या एक्सपोर्टर को जो इक्वलाइजेशन है वो तक कम से कम 5% की हो। जी, मार्केट एक्सेस हैंडीक्राफ्ट के लिए अब कई कंट्रीज में, हम अमेरिका में अगर ट्रेड फेयर करने जाते हैं तो उसके अंदर हमारे को समझो एमए स्कीम में कम पैसा मिलता है। हम्म, वो अगर सरकार का पॉलिसी है कि वो अफ्रीकन कंट्री में आप जाकर ट्रेड फेयर करो तो हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। अच्छा, अब अफ्रीकन कंट्री में हैंडीक्राफ्ट खरीदता कोई नहीं, मतलब वहां खुद अपना बनता है। हम्म, तो ये थोड़े ऐसे बॉटलनेक्स हैं, जो ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम सरकार को कोशिश, पर सरकार की अपनी पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल बाइंडिंग्स हैं, कंट्री टू कंट्री उनके सिस्टम हैं। पर जी, सरकार को मैं पिछली बार भी कहा कि इस बार भी हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। पर हम्म, हम इससे ज्यादा कर सकते हैं। हम सरकार को इवन एम्बेलिशमेंट की, मैं तीसरी बार ये बात तो कर रहा हूँ, एम्बेलिशमेंट की इंपोर्ट में भी उसकी ट्रिमिंग कंज्यूमेबल वो अगर अलाउ करें तो हम एक साल में अपने हैंडीक्राफ्ट को 4 से 6% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट के हम ऑर्डर्स नहीं लेते, क्योंकि हम्म, हमें अगर 500,000 पीस ऑर्डर करना है तो हम उसका एम्बेलिशमेंट मंगा नहीं सकते। उसके ऊपर जो एडिशनल आइटम चाहिए वो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वो टाइम ज्यादा लगता है। जी, तो जी, हमारी हैंडीक्राफ्ट के लिए तो यही है कि मैनेजमेंट का हो, इंटरेस्ट का हो, और एमए स्कीम में हमारे को फंड ज्यादा मिले। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो इन्होंने, सरकार ने जो कैपिंग लगाई है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन पे, हम्म, वो 50 लाख की है कि एक एक्सपोर्टर को पूरे साल में इससे ज्यादा नहीं इंटरेस्ट का इक्वलाइजेशन होगा। तो हम्म, हमारी ये डिमांड है कि ये कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री 200 300 400 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही है, उसके लिए 50 लाख इट्स कोई ऐसा अमाउंट नहीं बनता। तो यही चीज है, इंडस्ट्री के लिए भी है, हैंडीक्राफ्ट के लिए भी है। पर हैंडीक्राफ्ट तो आप कह सकते हैं छोटा दुकानदार है, बाकी एक्सपोर्टर बड़े दुकानदार हैं। तो हम्म, हमारी तरफ सरकार का ध्यान है भी, और हम उन आपकी तरफ आपके चैनल से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जी, जी, शुक्रिया सर। सर, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट सेक्टर की डिमांड है आपके आपके जरिए जो है गंगा सीतामढ़ी तक पहुंचेंगी और वो आपकी जितनी भी डिमांड्स है उनको कंसिडर करेंगी ताकि जो एक्सपोर्ट सेक्टर को ग्रोथ बढ़ने में ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर।